कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट होती है सेकेराइड, और जिसको हम 3 सेकेराइड में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, जिसका मतलब होता है एक। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा। ये कितनी ज्यादा, तो फिर हम 9 तक। और पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें बहुत ज्यादा, बहुलक, इसका मतलब ही होता है बहुत। इसका मतलब क्या होता है, बहुत। मोनोसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, तीसरा होता है ग्लैक्टोज। तो अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इसको खून की शर्करा भी कहते हैं, इसको खून की शर्करा भी कहते हैं, खून की खून की शर्करा भी कहते हैं, इसको खून की शर्करा भी कहते हैं। ये हमारे खून में, ग्लूकोज हमारे खून में मिलता है, और हम ग्लूकोज देखिए हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज हमारे खून में मिलता है, और खून में ये O2 की उपस्थिति से हम श्वसन से जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन इसको तोड़ता है, और क्या रिलीज होता है, एटीपी, एनर्जी। क्या रिलीज होता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है ऑडियोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑडियोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसको खून की शर्करा भी कहते हैं। दूसरा, इसको इसके स्रोत क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जो भी हम मीठी चीजें, हम मिठाई खाएं, हम शक्कर खाएं, हम फ्रूट खाएं, जूस खाएं, दूध खाएं, दाल चावल खाएं, रोटी सब्जी खाएं, तो सबसे हमको ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और उससे हमको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, इसको खून की शर्करा भी कहते हैं। दूसरे इसका नाम, ये हमारे मानव शरीर की ऊर्जा की मूल इकाई है। क्या है, मूल इकाई। और अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है, यदि हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, हमने ग्लूकोज कम लिया, तो क्या होगा, हमें कमजोरी फील होगी, हमें हमारा आलस फील होगी, हम काम कर नहीं पाएंगे, एनर्जी हमको कम मिलेगी। तो हमको इसलिए पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज लेना चाहिए। इसके बाद यदि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या होगा, आपने समझ लिया, ग्लूकोज को शर्करा और शक्कर भी बोलते हैं, शर्करा या चीनी भी बोलते हैं। तो अगर हमने ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ली तो क्या होगा, ज्यादा ली तो हमारे खून, ये हमारे खून की शर्करा है, जो हमारे खून में मिलेगी, और खून में मिल करके ये हमको एक बीमारी, जिसको कि शुगर कहते हैं, डायबिटीज, जिसको क्या कहते हैं, डायबिटीज, डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए हमको ग्लूकोज कम भी नहीं लेना है और ज्यादा भी नहीं लेना है ना। अगर हमने कम लिया तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, हमें वीकनेस आने लगेगी, फिर हम डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर बोलेगा कि 1 गिलास पानी में ग्लूकोज घोल के पी लो। और बॉटल भी अगर ज्यादा ही हमारी तबियत खराब हो गई तो फिर क्या है कि आप ड्रिप चढ़वाइए, ग्लूकोज की बॉटल चढ़वाइए, और डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता है, उसको हम कृत्रिम ग्लूकोज होता है। ये एक पहला एग्जाम्पल हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पहला एग्जाम्पल हुआ ग्लूकोज, और ग्लूकोज पहला एग्जाम्पल हुआ ग्लूकोज, और ग्लूकोज को खून की शर्करा भी कहते हैं। एक दिन में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो एक दिन में हमें 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 1 ग्राम ग्लूकोज से 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.1 से लेके 4.2 या 4.3 या 4.4 या 4.5 तक, 5.5, 4.5, 4.5 तक हमको कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। ठीक है, तो एक दिन में हमें कितना, तो एक दिन में हमें 350 से लेके 400 ग्राम तक ग्लूकोज प्रतिदिन लेना चाहिए, प्रतिदिन हमको इतना ग्लूकोज लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला सेकेराइड होता है मोनोसेकेराइड का जो पहला एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में हमने जाना, ये इसको शर्करा, ये चीनी भी बोलते हैं, ये खून की शर्करा होती है, ये हमारे ब्लड में तुरंत मिलती है और एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ये मानव शरीर की ऊर्जा की मूल इकाई होती है, और एक दिन में हमें कम से कम 3.5 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक ग्लूकोज की जरूरत होती है। दूसरे इसका एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज। दूसरे इसका एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज। वो बच्चों एक्चुअली क्या है कि मैंने आज एक क्लास रिकॉर्ड की और मैंने उसको पूरा पढ़ाया और रिकॉर्ड किया, लास्ट में देखा तो टेक्निकल इशू की वजह से मेरा वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है।
तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है। आज मैंने 2 बार मेहनत की। एक बार मैंने ये पूरा लिखा, पूरा उसको किया और पता चला कि आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। और दूसरी बार मैंने फिर लिखा तो फिर टेक्निकल इस वजह से मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बार मैं ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो प्लीज आप लोग मेरी क्लास को देखें और लाइक करें, मेरे चैनल पे विजिट करें। ठीक है। फिर दूसरा होता है, दूसरा उदाहरण होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में इसको हम फलों की शर्करा भी कहते हैं। ये इसको फलों की शर्करा नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। इसका स्रोत होता है फल, शक्कर, रस, गन्ने की, इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। फलों इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। इसको टेबल शुगर नहीं कहते, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं। ठीक है। तो फ्रक्टोज इसके स्रोत क्या है? जब हम फल खाएं, मिठाई खाएं, जूस पिए, जिससे हमको फ्रक्टोज मिलेगा। और ये सबसे मीठी, इसको कहते हैं प्राकृतिक जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें सबसे मीठी होती है। इसके स्रोत है फल, शक्कर, रस, गन्ने की शर्करा। तीसरा एग्जाम्पल होता है ग्लैक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लैक्टोज होता है। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल होता है ग्लैक्टोज। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना ऑफ लैक्टोज। अब लैक्टोज के सूत्र क्या है? तो लैक्टोज के जो सूत्र है वही लैक्टोज के सूत्र है, क्योंकि लैक्टोज ही टूटेगा तब हम लैक्टोज के फॉर्म में लेते हैं। तो वो जब टूटता है तो हमारी बॉडी को लैक्टोज मिलता है। तो लैक्टोज से क्या होता है? ये दूध डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध और दूध से बने पदार्थों में लैक्टोज पाए जाते हैं। जैसे कि दूध, इसके सूत्र लिखिए। इसके सूत्र होते हैं दूध, दही और पनीर, मिठाई, दूध वाली मिठाई, मलाई, इन सभी में क्या पाया जाएगा? इन सभी में पाया जाएगा लैक्टोज। और जब लैक्टोज अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, लैक्टोज अपने आप को तोड़ेगा, तो उससे क्या मिलेगा? हमको ग्लैक्टोज मिलेगा। ठीक है। अब हमने मोनोसेक्राइड के 3 एग्जांपल होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, जिसे फल की शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कहते हैं। इसको फल की शर्करा और सबसे मीठी शर्करा भी कहते हैं। इसके स्रोत होते हैं फल जूस और फल जूस। और तीसरा होता है ग्लैक्टोज हमको डायरेक्ट नहीं मिलता। हम ग्लैक्टोज को जब दूध में पाया जाता है, उनको दूध डेयरी प्रोडक्ट को हम खाते हैं तो उसका जब वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या हमको मिलता है? ग्लैक्टोज मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है? ग्लैक्टोज मिलता है। उसके बाद ग्लूकोज। उसके बाद दूसरा आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड के एग्जांपल होते हैं जैसे कि ओलिगोसेक्राइड हो गया, सुक्रोज हो गया, ओलिगोसेक्राइड सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मल्टोज हो गया। ये किसके एग्जांपल है? ओलिगोसेक्राइड के एग्जांपल है। सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मल्टोज हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या? जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ती हैं, इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें कार्बन की संख्या है इसमें 1 से 10 तक। इसमें कितनी मोनोसेक्राइड जुड़ सकती है? इसमें मोनोसेक्राइड जुड़ सकती है 1 से लेके 10 से कम, 1 से लेके 9 तक, 10 तक नहीं। अगर 10 जुड़ी तो पॉलीसेक्राइड में चला जाएगा। इसमें कितनी जुड़ेंगी? इसमें 1 से लेके 9 तक की जुड़ेंगी। जैसे कि एक मोनोसेक्राइड जुड़ी, एक मोनोसेक्राइड प्लस एक मोनोसेक्राइड, तो कितनी मोनोसेक्राइड हो गई? 2 मोनोसेक्राइड हो गई। तो क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा मोनोसेक्राइड। ये क्या? एक ग्लूकोज, सॉरी इसमें भी 4 हो गया ना। इसमें एक ग्लूकोज जुड़ा प्लस एक फ्रक्टोज जुड़ा तो क्या बन गया? 2 मोनोसेक्राइड जुड़ गई। और क्या बना इसमें बना एक ग्लूकोज जुड़ा, एक फ्रक्टोज जुड़ा, तो इसमें 2 मोनोसेक्राइड बनी और ये हो गया मोनोसेक्राइड। क्या हो गया? मोनो या डाइसेक्राइड। क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। फिर इसी तरह एक फ्रक्टोज को जोड़ दीजिए। इसी प्रकार अगर तीन मोनोसेक्राइड, मतलब ग्लूकोज क्या है? 3 मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज क्या है?
तो ग्लूकोज हुआ मोनोसेक्राइड, ये एक मोनोसेक्राइड है। फिर एक और ग्लूकोज को जोड़ दिए, एक और ग्लूकोज को जोड़ दिए, ये भी मोनोसेक्राइड। फिर एक फ्रक्टोज को जोड़ दें तो एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, कितनी मोनोसेक्राइड जुड़ गई? 3 मोनोसेक्राइड जुड़ गई। और जब 3 मोनोसेक्राइड जुड़ी तो हमने क्या कह दिया कि ट्राई मोनोसेक्राइड, क्या मोनोसेक्राइड हो गया? तो इसलिए इसको डाई मोनोसेक्राइड कहना सही नहीं है, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड में केवल 2 ही मोनोसेक्राइड नहीं जुड़ती, 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड तक जुड़ सकती है। कितनी मोनोसेक्राइड जुड़ सकती है? 2 मोनोसेक्राइड जुड़ सकती है। तो पहला हो गया। अगर 4 मोनोसेक्राइड जुड़ गई, मान लीजिए हमने 2 फ्रक्टोज 2 ग्लूकोज जोड़ दिया, 2 फ्रक्टोज 2 ग्लूकोज जोड़ा तो 4 मोनोसेक्राइड, तो इसको बोलेंगे ट्रैक्टासेक्राइड। क्या बोलेंगे? ट्रैक्टासेक्राइड। 5 अगर जोड़ दिया तो बोलेंगे पेंटा, क्या बोलेंगे? पेंटासेक्राइड। 6 मोनोसेक्राइड जोड़ दिए हमने, 6 बार मोनोसेक्राइड को जोड़ दिया। अगर हमने 6 बार मोनोसेक्राइड को जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे हेक्सासेक्राइड को क्या बोलते हैं? हेक्सासेक्राइड बोलते हैं। फिर अगर हमने 7 मोनोसेक्राइड को जोड़ दी, 7 बार मोनोसेक्राइड को जोड़ा, 2 3 4 5 6 7, अगर हमने 7 बार मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ा तो हमने कह दिया कि ये हेप्टासेक्राइड बन गया। इसी प्रकार अगर हमने 8 बार जोड़ा तो हमने क्या बोला? ये ऑक्टा बन गया। और 9 बार जोड़ तो क्या बोला? कि ये नॉन बन गया। ठीक है, तो कितनी बार जोड़ सकते हैं हम इसको? 9 बार। अगर 10 बार मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी, 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी तो फिर ओलिगोसेक्राइड की श्रेणी में नहीं रहेगा, वो पॉलीसेक्राइड की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, मल्टोज होता है। अब सुक्रोज क्या होता है? तो सुक्रोज फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सुक्रोज फलों में। जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़ती है तो कौन कौन सी मोनोसेक्राइड जुड़ती है? तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ये दिखा। हाँ, तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है ओलिगो, किसका एग्जाम्पल है? ओलिगोसेक्राइड। किसका एग्जाम्पल है? ओलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ता है तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ये एक ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है और एक फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड, तो जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़े तो क्या बना? सुक्रोज बना। इसमें के स्रोत क्या है? तो शहद में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, शक्कर में पाया जाता है। तो भाई आप शहद में पाया जाता है, आपने भी बोला कि फल से हमको फ्रक्टोज मिलता है, तो फल से सिर्फ फ्रक्टोज नहीं मिलता है, फल से ग्लूकोज भी मिलता है ना। तो फल में क्या होगा? ग्लूकोज भी होगा और फ्रक्टोज भी होगा। तो जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है मल्टोज। मल्टोज कहाँ होता है? दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? मल्टोज। और ये किसमें होता है? ये बीज में होता है, बीज में। इसको बादाम वाली शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बादाम बादाम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? बादाम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कुछ लोगों को आप देखे होंगे, शर्करा ही लिख दें, कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि वो खजूर के बीज खाते हैं, तरबूज के बीज खाते हैं ना। तो ऐसे आलमंड बादाम जो होती है उसमें भी पाया जाता है। इसको बादाम वाली शर्करा भी कहा जाता है। और इसके शोध यही है, सोच है कि आप इनके बादाम खाइएगा, है ना, बादाम खाएं। जो बीज जितने भी हैं उनमें सब में मल्टोज पाया जाता है। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा लैक्टोज। तीसरा क्या आएगा? लैक्टोज। तो लैक्टोज का हमने जाना, लैक्टोज आया। तो लैक्टोज क्या होता है? जब एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज में क्या जुड़ता है? सुक्रोज में क्या जुड़ा था? एक फ्रक्टोज जुड़ा था और एक ग्लूकोज जुड़ा था। तो क्या बना? जब एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज जुड़ा तो क्या बना? सुक्रोज बना था। इसी तरह लैक्टोज में क्या जुड़ता है? एक ग्लूकोज जुड़ता है, एक ग्लूकोज एक ग्लैक्टोज जुड़ता है। जब एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज, हमने भी पढ़ा था ना इसके पहले, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो ग्लैक्टोज अगर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हम अपने बॉडी में लैक्टोज लाना पड़ेगा। और जब लैक्टोज टूटेगा तो लैक्टोज अगर इस तरह देखिए, ऐसे प्रश्न इसी से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनेगा कि लैक्टोज टूटेगा तो क्या? तो लैक्टोज टूटेगा तो क्या हमें मिलेगा? एक ग्लूकोज मिलेगा, एक ग्लैक्टोज मिलेगा। और अगर हम इसी तरह अगर इसमें पूछते हैं कि लैक्टोज टूटेगा तो क्या? अगर एक लैक्टोज जुड़ा और एक ग्लैक्टोज जुड़ा, एक ग्लूकोज जुड़ा, एक ग्लैक्टोज जुड़ा, तो क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर लैक्टोज टूटेगा तो हमको एक ग्लूकोज मिलेगा, एक ग्लैक्टोज मिलेगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा पूछेगा कि एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज के जुड़ने से क्या बनेगा, तो एक लैक्टोज बनेगा। और लैक्टोज के स्रोत क्या है? दूध से बने पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, मलाई हो गई, क्रीम हो गई, ये सब क्या है? इनमें सब में लैक्टोज पाया जाएगा। जब इसका डाइजेशन होगा तो क्या है? लैक्टोज निकलेगा। और जब
एक ग्लूकोज एक लैक्टोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। जब लैक्टोज टूटेगा तो उससे क्या है, ग्लूकोज निकलेगा और लैक्टोज निकलेगा। ठीक है, इसके स्रोत होते हैं दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे कि दूध, दही, पनीर आदि। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, तो हमने पहला हमने मोनोसेक्राइड के 3 एग्जांपल हमने जाने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इनके बारे में हमने, इनके स्रोत और इनके स्रोतों के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के 3 एग्जांपल, सुक्रोज होता है, मल्टोज होता है, और सुक्रोज हुआ, मल्टोज हुआ और लैक्टोज हुआ। तो 3। अब हम आएंगे मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब ही होता है बहुलक। मोनोसेक्राइड क्या होता है, बहुलक। मोनो का मतलब होता है बहुलक। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, बहुलक, जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़े। एक मोनो, ये बहुत बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़े, एक ऐसे, एक मोनोसेक्राइड, 2 मोनो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़ गई और एक बहुत कॉम्प्लेक्स, जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल मॉलिक्यूल बनाया, जटिल पदार्थ बनाया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, इसमें एक स्टार्च होता है, काइटिन होता है, सेल्यूलोज होता है और इनुलिन। इनुलिन लिखना है इसको, इंसुलिन मत कर लेना। इनुलिन क्या होता है, इनुलिन होता है, इंसुलिन नहीं होता। इसको ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होता है। तो इसका स्टार्च, स्टार्च होता है। फिर काइटिन होता है, काइटिन होता है। फिर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है और एक एनुलिन होता है। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है संग्रहित, एक होता है संरचना। ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, एक किसी चीज को ऊर्जा देता है, मतलब जो हमने खाया और हमारी बॉडी को उसकी जरूरत अभी नहीं है, उसको बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कभी कभी हम फास्ट रखते हैं, फिर कभी कभी इतना बीमार हो जाते हैं कि हमारी बॉडी, हम कुछ खा नहीं पाते हैं। जब हम खाएंगे नहीं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन जाएगा ही नहीं, तो ग्लूकोज एनर्जी जनरेट कैसे होगी, जनरेट हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए है ना, तो कैसे, हम कुछ खा नहीं रहे हैं, बीमार हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तो कैसे जाएगा। तब यही जो पॉलीसेकेराइड सेव करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, उसी का यूज हमारी बॉडी करती है। इसी प्रकार जैसे हम फास्ट रखते हैं, तो फास्ट में हम भाई हम खा नहीं रहे हैं, कुछ फास्ट रखा है, तुम्हारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब तो चाहिए ना, तभी तुम्हारी बॉडी काम करेगी। तो क्या करते हैं, संग्रहित करके, जैसे हमने खाया और हमारी जितनी आज हमको जरूरत थी उतना हमने यूज किया, जो ज्यादा है उसको वो संग्रहित करके रख देते कि जब जरूरत पड़ेगी तब उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो एक होता है ग्लाइकोजन। अब ये क्या होता है, तो मैंने तो आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा ग्लाइकोजन का नाम, कि ये मानव बॉडी में, मानव शरीर में संग्रहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्टार्च। ये किसमें सेव होता है, ये पादपों में। ग्लाइकोजन किसमें सेव होता है, तो पहला होता है स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है, तो स्टार्च किसका, ये होता है संग्रहित। क्या होगा, स्टार्च वो है, वो पॉलीसेकेराइड यूनिट है जो संग्रहित होती है, और ये क्या है, जो स्ट्रक्चर संरचनात्मक होती है, जो हमारी, जो किसी न किसी को संरचना प्रदान करती है, किसी की बॉडी को संरचना प्रदान करती है, उसको संरचनात्मक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और जो संग्रहित ऊर्जा होती है, जैसे स्टार्च, स्टार्च किसमें किसमें संग्रहित होता है, स्टार्च होता है पादपों में, पेड़ पौधों में। ये पादपों की संग्रहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। जैसे कि आलू में, चावल में, किसमें, आलू में, चावल में आदि में जो संग्रहित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। ग्लाइकोजन ये मानव में, किसमें होता है, मानव में जो ऊर्जा, हमने जो ऊर्जा ली और हमारे यूज पे अभी ज्यादा है, तो हमने उसको संग्रहित किया, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन फॉर्म में हम उसको सेव कर लेते हैं। किसमें करते हैं, ग्लाइकोजन। स्टार्च इसको लिखने, इसको लिख दें ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये मानव की संग्रहित ऊर्जा है। स्टार्च हो गया और दूसरा हो गया ये स्टार्च हो गया, स्टोरेज है, सॉरी ये स्टोरेज, ये लिखा है स्टार्च। स्टार्च, ठीक है। ये किसमें, पेड़ पौधों में, चावलों में, सभी पेड़ पौधों में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, वही हम कहते हैं कि आलू खाने से हमको स्टार्च मिलता है, चावल खाने से हमको स्टार्च टाइप ग्लूकोज मिलता है। तो यही है, पार्ट फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, फिर होता है इनोलिन। ये केवल एक प्रकार के पौधे में, किसमें, ये एक फूल होता है व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं दाहिला, दहिला नामक पौधे में होता है। ठीक है, ये दहिला इनोलिन इसको बोलते हैं, इंसुलिन मत पढ़िएगा प्लीज, इसको इनोलिन ही लिखना है, इन्युलिन। और ये दहिला नामक पौधे का संरक्षित फूड होता है, संग्रहित फूड होता है। ठीक है, उसके बाद संरचना, जो किसी न किसी को संरचना प्रदान, तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, सेल्यूलोज, ये किसको स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ये सेल्यूलोज एक, ये सेल वॉल बनाता है। क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल, किसकी सेल वॉल बनाता है, तो ये पेड़ पौधे पादपों की, किसकी बनाता है, पादपों की सेल वॉल बनाता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर दूसरा होता है काइटिन, ये भी सेल वॉल बनाता है। ये किसकी सेल वॉल बनाता है, ये सेल वॉल बनाता है। ये किसकी सेल वॉल बनाता है, ये फंगाई जैसे कि कवक और इंसेक्ट जैसे कि कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े की सेल वॉल बनाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि और ये बहुत एक पॉली का मतलब ही होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है, ये एक पॉलीमर इकाई प्रोटीन, मैंने आपको बताया था जब हमने अभी पढ़ा था, तो प्रोटीन बहुत छोटी छोटी इकाई अमीनो एसिडों से मिलकर बना होता है ना। तो हमने पूछा भी था आपसे कि बताइए कि प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन। अच्छा ये बताइए कि प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, ये कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है या एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो प्रोटीन एक कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है, बताइए जल्दी से। तो प्रोटीन क्या होती है, एनाबॉलिक। क्या होती है, एनाबॉलिक। बहुत सारे छोटे 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 अमीनो एसिड, बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, कितने, लगभग 20 अमीनो एसिड। जब 20 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब क्या बनता है, प्रोटीन का एक अणु बनता है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, उसी प्रकार ये पॉलीमर भी इससे मतलब बहुलक, बहुत सारा ग्लूकोज, बहुत सारे, कम से कम 10 से ज्यादा, 10 से कितना ज्यादा, 10 से बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा जुड़ेगा तो ये एक क्या बनाएगा, ये एक पॉलीसेकेराइड बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे आज मैंने कार्बोहाइड्रेट के सारे, सॉरी अभी कार्बोहाइड्रेट एक कृत्रिम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट होता है, आर्टिफिशियल। ये भी पहले कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हो जाएगा। एक होता है कृत्रिम, ये सारे हो गए प्राकृतिक जितने मैंने अभी पढ़ा है। इसके बाद कृत्रिम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कारखानों में बनती है, कहाँ बनती है, कारखानों में बनती है, फैक्ट्री या कारखानों में बनती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण कारखानों में होता है। और ये कौन कौन सी होता है, कौन कौन सी होती है, ये होता है एस्पेरेक्टिन, दूसरा होता है सुक्रालोज, तीसरा होता है सेरिटाइन, तीसरा होता है डेक्स्ट्रॉय। ये हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, डेक्स्ट्रोज का। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में किसका यूज होता है, डेक्स्ट्रोज का, डेक्स्ट्रोज का सबसे ज्यादा यूज होता है। आप देखेंगे कि जो बॉटल चढ़ती है आपको, तो उसमें लिखा रहता है डेक्स्ट्रोज। ठीक है, और ये सबसे मीठी कौन सी होती है, कृत्रिम में सबसे मीठी होती है एस्पारेटिन, एस्पारेटिन सबसे ज्यादा मीठी होती है। तो प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी, अभी बताई मैंने अपनी क्लास में कि प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मीठी कार्बोहाइड्रेट होती है फ्रक्टोज। और कृत्रिम में जो कृत्रिम होता है, जो कारखानों में बनती है, तो उसमें सबसे ज्यादा मीठी होती है एस्पारेटिन। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई क्लास।
और प्लीज अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सहयोग प्रदान बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।